डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, एमएड फर्स्ट ईयर, एमएड सेकेंड ईयर, सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं का लाइव यूट्यूब क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड घोषणा पत्र के बारे में चर्चा पर चर्चा आपके समक्ष करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम अध्ययन करें और देखें, थोड़ा पीछे जाएं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो इतिहास रहा उसे कितने खंडों में बांटा गया? लगभग 5 खंडों में बांटा गया। वो 5 खंड कौन कौन से हैं? पहला खंड जो आपका आता है वो वैदिक कालीन शिक्षा या ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आता है वो क्या? बौद्ध कालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तीसरा कालखंड जो शिक्षा का आता है वो मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना, मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। चौथा जो आता है वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और 5वां जो खंड होता है तो उसे आधुनिक शिक्षा या स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा का कालखंड के नाम से जाना जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, अब आप देखिए कि आपका जो ये बोर्ड घोषणा पत्र है वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा कालखंड का सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पत्र या आज्ञा पत्र या फिर आयोग जो भी कहा जाए उसका सबसे महत्वपूर्ण यह जो 1854 में बोर्ड का घोषणा पत्र आया था वह निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा के लिए एकदम वरदान साबित हुआ। इसी कारण से बहुत सारे विद्वान इस शिक्षा को शिक्षा का महाधिकार पत्र यो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इन एजुकेशन कहा जाता है या माना जाता है बोर्ड घोषणा पत्र को। बोर्ड घोषणा पत्र ने दशा और दिशा दोनों, जो भारतीय शिक्षा की दशा एवं दिशा थी, दोनों को बदलने का पूरा प्रयास किया है। और इस वजह से उस समय के तत्कालीन विद्वानों ने इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना एजुकेशन मैग्ना कार्टा से कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसके बारे में और बेहतर जानना चाहें तो हमको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और सबसे पहले हमको बात करनी होगी किस पर? 1813 के आज्ञा पत्र। मित्रों, जैसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है? 1813 का आज्ञा पत्र। तो हम आपको अवगत कराते चलते हैं कि ब्रिटिश कालीन मतलब ब्रिटिश सरकार के का जो शासन भारत पर था उसका जो माध्यम कौन थी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय मुगल सम्राट शासक जहांगीर से व्यापारिक अनुमति के पश्चात आरंभ होता है। और इस आरंभ के तहत ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत को क्या करती थी? शासन करती थी। और इस शासन का जो प्रारूप बनता था, किस माध्यम से शासन कर, जो उसके नियम और नीतियां बनती थी, उसे ही क्या कहा जाता था? आज्ञा पत्र कहा जाता था। यह आज्ञा पत्र प्रत्येक 20 साल के पश्चात उसका क्या होता था? नवीनीकरण किया जाता, परावर्तन किया जाता था। किसमें? जो इसके पहले आज्ञा पत्र या आदेश, जिन आदेशों को मान करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर क्या करती थी? शासन करती थी, उसमें प्रत्येक 20 वर्ष बाद क्या किया जाता था? परिवर्तन किया जाता था और उसी को क्या कहा गया? आज्ञा पत्र कहा गया। और यह सिलसिला 1763 से आरंभ होता है। लेकिन वह आज्ञा पत्र विशेष करके शासन के संबंध में था, अर्थात राजनैतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में हुआ करता था। लेकिन 1813 का जो आज्ञा पत्र आया, इसके पहले कब आया रहा होगा?
1813 से पहले कब आया रहा होगा? 20 साल पहले आया रहा होगा। उसके बाद 20 साल के बाद जब 1813 का आज्ञा पत्र आया, जो ये लिखा हुआ आपका है, इस आज्ञा पत्र में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा को बदलने का, किसके अनुसार? पश्चात शिक्षा के अनुसार बदलने का, उसकी दशा और दिशा में परिवर्तन करने के लिए इस आज्ञा पत्र को प्रेषित किया। और इस आज्ञा पत्र में कितनी की व्यवस्था की गई? 1 लाख। कितने के? 1 लाख। 1 लाख रुपए क्या की गई? व्यवस्था की गई। कहां खर्च करने लगे? किसके लिए? शिक्षा पर खर्च करने के लिए कितनी व्यवस्था की गई? 1 लाख। 1 लाख रुपए अगर व्यवस्था की गई किसमें? 1813 के आज्ञा पत्र। और वो किस नियम के अनुसार, किस धारा के अनुसार? धारा 43 के अनुसार 1813 के आज्ञा पत्र में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा पर खर्च करने के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की? 1 लाख रुपए। और उस 1 लाख रुपए में यह निश्चित नहीं किया गया कि इस धनराशि का कैसे बंटवारा किया जाएगा या कैसे इस धनराशि का व्यय किया जाएगा, किस क्षेत्र में कितनी धनराशि व्यय की जाएगी, इसका क्लियरेंस ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? एक विवाद हो गया। उस विवाद का नाम क्या पड़ा? प्राच्य एवं पश्चातवादी विवाद। तो ये प्राच्य लोग कौन थे? प्राच्य का मतलब प्राच्य वाले समूह में वो लोग थे जो क्या थे? भारतीय संस्कृत, भारतीय ज्ञान और भारतीय विज्ञान के पक्ष पोषक थे। और पश्चातवादी दल में वो लोग थे जो पश्चात विज्ञान, पश्चात ज्ञान और पश्चात साहित्य का महत्व देते थे या उसके अध्ययन पर बल देते थे, वो पाश्चवादी कहलाए। और जो सांस्कृतिक मतलब संस्कृत शिक्षा और भारतीय ज्ञान और भारतीय विज्ञान पर बल देते थे, वो क्या कहलाए? प्राच्यवादी कहलाए। इन दोनों लोगों में विवाद हो गया और प्राच्यवादी कहने लगे कि 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर अगर आई है तो वह कहां खर्च होनी चाहिए? संस्कृत शिक्षा के विकास में खर्च होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान के विकास पर खर्च होना चाहिए, भारतीय विज्ञान के विकास पर खर्च होना चाहिए। जबकि पाश्चात्यवादी दल का यह मानना था कि जो 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्था की गई 1813 के आज्ञा पत्र में, उसे कहां खर्च किया जाए? पश्चात ज्ञान पर, पश्चात विज्ञान पर और पश्चात साहित्य के विकास पर इसे क्या किया जाए? खर्च किया जाए। और इन्हीं बातों को लेकर के क्या हो गया? विवाद हो गया। और इसी विवाद को क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राच्य एवं पाश्चात्यवादी विवाद के नाम से इसी विवाद को जाना जाता था। और इस विवाद का जन्म करने वाला, जन्म देने वाला अगर चार्टर एक्ट पूछा जाए तो उसका नाम है 1813 का आज्ञा पत्र। और यह विवाद क्या चला? लंबा चला। यह विवाद क्या चला? लंबा चला। और जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रत्येक 20 वर्षों के बाद ब्रिटिश सरकार अपने आज्ञा पत्र का परावर्तन अर्थात नवीनीकरण करता था। नवीनीकरण के पश्चात अप्रूव्ड करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अप्रूव्ड करती थी और अप्रूव्ड होने के पश्चात वह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसी आज्ञा पत्र के आधार पर भारत की राजनीतिक, भारत की शैक्षिक, भारत की सामाजिक, भारत की भौगोलिक तमाम गतिविधियों को ईस्ट इंडिया क्या करती थी? संचालित करती थी। तो अब वह अगर आप देखेंगे कि 13 में 20 जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 33 हो जाएगा। 13 10 23, 23 10 33, अर्थात 1833 में एक और आज्ञा पत्र आया कुछ परिवर्तनों के बाद।
ठीक है, लेकिन उस परिवर्तन में भी इस विवाद का अंत नहीं हो सका। इस परिवर्तन, इस आज्ञा पत्र के अनुसार लॉर्ड मैकाले 1833-34 में जो क्या किया, 34-35 में क्या किया, लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया, बहुत ज्ञानवान समझकर, बुद्धिमान समझकर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नियुक्त किया। क्या करने के लिए, जो 1813 के आज्ञा पत्र में विवाद उत्पन्न हुआ था, प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद, उसका अंत करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले जो है का विवरण पत्र 1834 में जो आता है, तो उस दौरान लॉर्ड मैकाले अपने विवेक और बुद्धि से इस विवाद का अंत करना तो चाहा, परंतु अंत वह नहीं कर सका, अर्थात यह विवाद समाप्त नहीं हुआ। उसका प्रमुख कारण यह था कि लॉर्ड मैकाले जो था वो क्या था, लॉर्ड मैकाले निश्चित रूप से अंधभक्त ढंग से वह पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन था, अतः उसने अपने विवरण पत्र में यह कहा, अर्थात उसने अपने विवरण पत्र में यह कहा कि यह जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसे ब्रिटिश शिक्षा, ब्रिटिश साहित्य एवं ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान पर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस धनराशि को और कहीं खर्च नहीं किया जाएगा। तो यह मामला और गहरा गया, अर्थात सलटा नहीं यह मामला। इस मामला को जो है लॉर्ड मैकाले सुलझा न सका। तत्पश्चात लॉर्ड विलियम बेंटिंक का एक विवरण पत्र आया, जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि क्या किया जाए, कि कुछ और धनराशि की व्यवस्था कर दी गई और यह कहा गया कि इतनी धनराशि प्राच्य शिक्षा पर खर्च होगी और इतनी धनराशि पश्चात शिक्षा के विकास पर खर्च होगी, जिसके कारण से पाश्चात्य और प्राच्य विवाद जो क्या होता है, समाप्त होता है। तो अर्थात अगर यह कहा जाए भाई प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, तो निश्चित रूप से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत किसी के लॉर्ड बेंटिंक के विवरण पत्र द्वारा यह क्या किया गया, समाप्त किया गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे 34-35 की बात अभी हमने की थी, लॉर्ड आज्ञा पत्र 33, उसके बाद मैकाले विवरण पत्र आता है, उसके बाद 1854 का वुड घोषणा पत्र आता है। तो अगर आप 20 जोड़ेंगे 33 में कितना आ गया, 53 आ गया। 53 में एक शैक्षिक समिति का गठन किया जाता है और वह शैक्षिक समिति जो क्या करती है, भारतीय शिक्षा का वृहद अध्ययन करने के पश्चात एक रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करती है, समर्पित करती है। और उस समिति एवं बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते इस घोषणा पत्र का नाम चार्ल्स वुड घोषणा पत्र रखा गया। अर्थात चार्ल्स और स्टार्ट करने के लिए केवल इसे वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना गया, जबकि वुड का पूरा नाम चार्ल्स वुड है। तो यह कब आया, 1854 में आया। 19 जुलाई 1854 में जब उच्च मतलब शैक्षिक समूह ने, समिति ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने और उस समिति के अध्यक्ष होने के नाते जब वहां क्या किया, प्रस्तुत किया गया, तो इसका नाम वुड घोषणा पत्र रखा गया, जो 19 जुलाई 1854 में आया। और इसे ही मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जाना जाता है, अर्थात भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी के नाम से इसे जाना जाता है।
क्योंकि यही घोषणा पत्र, यही महाधिकार पत्र भारतीय शिक्षा की दशा एवं दिशा को क्या कर दिया, बदल दिया गया। अर्थात आमूल चूर परिवर्तन भारतीय शिक्षा प्रणाली में किया गया। किसके द्वारा? 1854 के वुड घोषणा पत्र द्वारा। मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको यहां तक स्मरण होना चाहिए कि 1813 का आज्ञा पत्र आया, फिर 1833 का आया, फिर 1854 में वुड घोषणा पत्र आया। तो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अपने जो उनका चार्टर एक्ट होता करता था उसमें परावर्तन करती थी, परिवर्तन करती थी और पुनः वो ईस्ट इंडिया को भेजती थी और ईस्ट इंडिया क्या करती थी, उसके माध्यम से भारत पर शासन करती थी। और इसी के तहत 1854 का घोषणा पत्र भी हुआ। और घोषणा पत्र को जैसा कि मैंने बताया कि उसे शिक्षा का महाधिकार पत्र, शिक्षा मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी उसे कहा जाता है, और या हिंदी में अगर कहें तो शिक्षा का महाधिकार पत्र भी इसे विद्वानों ने कहा। अब यह वुड घोषणा पत्र अगर बना था तो शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से बना हुआ था, तो इसने कुछ काम किया होगा शिक्षा के क्षेत्र में। और इस काम के पश्चात जब पाठकों ने, देशवासियों ने इसका अध्ययन किया होगा या विद्वानों ने इसका अध्ययन किया होगा, तभी तो संभवतः इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र या वुड का घोषणा पत्र कहा होगा। इसके पश्चात तो नहीं कहा होगा। तो अगर जो इसके कार्य रहे वो इन रूपों में आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो यहां आता है वो क्या है, सहायता अनुदान प्रणाली आपकी आती है। कौन आती है? सहायता अनुदान प्रणाली, मतलब ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड, तो ग्रांट इन एड का मतलब अगर आप देखें जो अनुदान होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आवर्ती अनुदान होता है, एक अनावर्ती अनुदान होता है। आवर्ती अनुदान वह अनुदान होता है जिसमें सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो बराबर दिया जाता रहता है, वो रुकता नहीं। जबकि अनावर्ती अनुदान वह होता है जो कि एक बार किसी चीज के लिए दे दिया जाता है, तत्पश्चात उसके रख रखाव के लिए थोड़ा बहुत भले दिया जाए, नहीं तो फिर उतनी धनराशि नहीं दी जाती है। जैसे आवर्ती अनुदान में शिक्षकों का वेतन आता है। शिक्षकों का वेतन मतलब जो सहायता प्राप्त शासकीय अशासकीय शासकीय अशासकीय महाविद्यालय हैं या इंटर कॉलेजेस हैं, तो उनमें जो वो पाते हैं, उनको जो ग्रांट इन एड दिया जाता है वो आवर्ती अनुदान के अंतर्गत आता है। और जो महाविद्यालयों या इंटर कॉलेजों में सरकार द्वारा कभी छात्रों को रहने के लिए, छात्राओं को रहने के लिए ये जो है आपका छात्रावास का निर्माण करती है, तो इसे अनावर्ती अनुदान कहा जाता है। क्योंकि अध्यापकों का जो वेतन होता है पर मंथ उनको दिया जाता है और उसी मात्रा में, बल्कि महंगाई जोड़ करके दी जाती है, इसलिए जो आवर्ती अनुदान जो बार बार दिया जाए, बराबर दिया जाए। और अनावर्ती में वो अनुदान आते हैं जो क्या हो, एक बार तो दे दिए जाए, फिर उसके रख रखाव के लिए थोड़ा बहुत भले दिए जाए, नहीं तो फिर उतनी धनराशि आवंटित उस चीज के लिए नहीं की जाती। अच्छा, फिर तो इन सहायता अनुदान प्रणाली में को लाने का श्रेय वुड घोषणा पत्र को ही जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे विद्यार्थियों कि सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आपका उत्तर तुरंत होना चाहिए 1854। किस घोषणा पत्र के अनुसार हुई? तो वुड घोषणा पत्र के अनुसार हुई। और इस सहायता अनुदान का मतलब क्या था? विद्यालय के विकास के लिए जो अनुदान दिया जाए वह भी अनुदान, और विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था आज भी है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसी 1854 की घोषणा पत्र से हुई थी। तो उसमें इस घोषणा पत्र में अर्थात वुड घोषणा पत्र ने यह कहा था कि विद्यालय के विकास के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अनुदान देना चाहिए, कुछ धन देना चाहिए। और उसने यह भी कहा कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो गरीब तबके के हैं
जो विद्यालय में पढ़ नहीं सकते फीस वगैरह के कारण, पैसे के कारण, उन्हें क्या किया जाए, छात्रवृत्ति दी जाए, उन्हें अलग से अनुदान दिया जाए, छात्रवृत्ति दी जाए, ताकि वो अपने अध्ययन को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। यही योजना जो 1854 में आई है, आज भी भारत सरकार उसको पकड़कर बैठी हुई है। अर्थात आज भी अपने विद्यार्थियों को देखिए, चाहे वो बीएड का हो, बीटेक का हो, एमटेक का हो, बीए का हो, कक्षा 1 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, चाहे जिस भी क्लास का हो, उसे उसकी कक्षा के अनुसार या उस पर व्यय होने वाले धनराशि के अनुसार उसे क्या दिए, छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। तो यह चीज जो आज भी चली आ रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय या उसकी नींव डालने वाला कौन था, बुड घोषणा पत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, इस घोषणा पत्र का सबसे सुंदर और कार्य जो दूसरे नंबर पर आता है, वह था विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो मेरे विद्यार्थियों, अगर आप देखेंगे तो भारत में जो विश्वविद्यालय पहले स्थापित थे, यद्यपि यह कहा जाता है कि सर्वप्रथम अगर विश्व में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वो भारत आर्यावर्त भारत खंडे में अर्थात भारत में स्थापित किया गया। और वो प्रथम विश्वविद्यालय विश्व का कौन था, वो निश्चित रूप से तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आज पाकिस्तान में है, उससे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। तत्पश्चात और विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय बौद्ध काल में स्थापित किए गए, जो निश्चित रूप से धर्म और साहित्य से बहुत बधे हुए थे। और कुछ वैदिक कालीन शिक्षा में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे मैंने तक्षशिला का नाम लिया, तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का भी केंद्र था और फिर आपका बौद्ध कालीन शिक्षा का भी केंद्र रहा। तो जो पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते थे, जैसे आपका अब वर्तमान में अगर आप देख लीजिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, यह आधुनिक विश्वविद्यालयों में नहीं आता, यह परंपरागत विश्वविद्यालयों में आता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से बहुत नजदीक था। यह परंपरागत विश्वविद्यालयों में आता है। और जबकि जो और विश्वविद्यालय स्थापित हैं, छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय, महाराज विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय, ये क्या है, ये आधुनिक विश्वविद्यालय की कैटेगरी में आते हैं। तो मित्रों, जब ये 1854 का घोषणा पत्र आया, तो इसने कहा कि भारतीय शिक्षा को गति देने के लिए, भारतीय शिक्षा को गति देने के लिए क्या किया जाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। अर्थात इस घोषणा पत्र के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा शायद मेंटेन थी, कुछ मेंटेन थी कुछ हद तक भारत में, लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षा अपने निरीह रूप में थी। अतः इस घोषणा पत्र ने यह कहा कि भारत में विश्वविद्यालयों की क्या की जाए, स्थापना की जाए, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। और ये जो विश्वविद्यालय, आधुनिक विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया जाए, उसका आदर्श कौन बने, किस आदर्श पर, किनके आदर्शों पर स्थापित किया जाए। लंदन विश्वविद्यालय जो था, उसके आदर्श पर भारत में कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ऐसा सुझाव 1854 के घोषणा पत्र का था। तो इस घोषणा पत्र ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाए। तो 1854 में जो सुझाव दिए गए थे कि भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, वही जाकर के 1857 के आसपास पूरे हुए, मतलब धरातल पे है। और उस के अनुसार सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, आधुनिक विश्वविद्यालय में जो स्थापित किया गया, वो कोलकाता शहर में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। उसके पश्चात मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसके बाद तीसरे नंबर पर मद्रास चेन्नई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव के आधार पर
क्रमशः जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर बंबई विश्वविद्यालय, फिर क्या आता है मद्रास विश्वविद्यालय या चेन्नई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो दो सुझाव आप देखिए, सहायता अनुदान प्रणाली क्लियर हुई और दूसरा होता है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो इसने बहुत सुंदर और अच्छा सुझाव दिया था कि भारत में क्या किया जाए, विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाए। और इसी सुझाव के आधार पर 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस आयोग का जो अगला सुझाव रहा, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो ये चाहता था कि कैसे शिक्षक होने चाहिए, कैसे शिक्षार्थी होने चाहिए। तो शिक्षक के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षक की दशा और दिशा क्या किया जाए, में सुधार किया जाए, और जो शिक्षक हों जो पढ़ा रहे हैं उनको क्या किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, आधुनिक ढंग से उनको ट्रेनिंग दी जाए, ना कि जैसे परंपरागत ढंग से पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते रहे। उसका इन्होंने विरोध किया और कहा कि हर तरह से चाहे जैसे भी हो शिक्षकों को क्या किया जाए, परिभाषित मतलब ये प्रशिक्षित किया जाए, साथ ही साथ इनकी दशा दिशा में सुधार किया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको विदित होगा कि अगर आप वैदिककालीन शिक्षा में जाएंगे, बौद्धकालीन शिक्षा में जाएंगे, मध्यकालीन शिक्षा में जाएंगे तो शिक्षा पूर्णतः क्या थी, निःशुल्क थी। और जब शिक्षा निःशुल्क थी तो गुरु निःशुल्क क्या करता था, शिक्षा प्रदान करता था। और जब निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था तो उसकी आर्थिक दशा क्या थी, अच्छी नहीं रही होगी, तो जाहिर सी बात है। तो इसी को वुड घोषणा पत्र ने कहा कि मतलब शिक्षकों के दशा और दिशा में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। और उसके बाद तो ये विद्यार्थी रहे, विद्यार्थी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो गरीब विद्यार्थी हो, जो क्या हो, गरीब विद्यार्थी हो, वो क्या, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए जो है सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की जाए, अर्थात छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ताकि वो शिक्षा से वंचित न रह सके। अर्थात ये कहा जा सकता है कि वुड घोषणा पत्र ने जन शिक्षा के बारे में क्या किया था, बल दिया। फिर उसके बाद आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब कि वुड डिस्पैच या शिक्षा का महाधिकार पत्र जो 1854 में आया हुआ था मेरे विद्यार्थियों दोस्तों, तो उसमें जो है यह व्यवस्था की गई, मतलब किस प्रकार का पाठ्यक्रम था, कैसा पाठ्यक्रम चाहता था। अंग्रेजी हुकूमत के ही समय में 1854 में वुड घोषणा पत्र आया था, तो वो पाठ्यक्रम में क्या चाहता था, वो पाठ्यक्रम को दो भागों में बांट दिया, एक प्राच्यवादी और एक पश्चातवादी, एक प्राच्यवादी और एक पश्चातवादी, दो भागों में बांट दिया। अर्थात प्राच्यवादी में क्या किया, उसने भारतीय विषयों, भारतीय साहित्यों को महत्व दिया, भारतीय विषयों एवं साहित्यों को महत्व दिया, जबकि दूसरे भाग में उसने क्या किया, पाश्चात्य साहित्य एवं संस्कृत तथा विज्ञान को क्या किया, महत्व दिया। और उसने कहा कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए और प्राथमिक स्तर तक जो पाठ्यक्रम हो या उच्च स्तर का जो पाठ्यक्रम इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसमें ये देशी शिक्षा अर्थात भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान दिया जाए, और फिर उसके साथ ही साथ विशेष रूप से जो बल दिया उन्होंने, वो कहा कि जो है ये पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति पर भी विशेष बल दिया गया और कहा गया कि पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा जाए और दोनों पाठ्यक्रमों को समान महत्व देते हुए शिक्षा को प्रदान किया। उसके बाद माध्यम का मतलब कि किस भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। जैसा कि आप अगर पीछे जाएंगे देखेंगे कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा में जो भाषा का माध्यम था वो क्या था, संस्कृत थी। उसके बाद बौद्ध कालीन में क्या हो गई, बौद्ध कालीन में शिक्षा की माध्यम जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। उसके बाद फिर जब आई ये मध्यकालीन शिक्षा आया तो उसकी भाषा क्या होगी, थी अरबी और फारसी।
उर्दू हुआ करता था। अब उसके पश्चात जब ब्रिटिश कालीन शिक्षा आई तो मित्रों आपको सहज समझ लेना चाहिए कि एक कहावत है गांव में, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अर्थात जिस प्रकार, जिस समुदाय, जिस साहित्य के लोग आप पर शासन कर रहे हैं या जिन साहित्य समुदाय का प्रभाव रहता है, उन्हीं के माध्यम से शिक्षा, उन्हीं के माध्यम से भाषा का चयन किया जाता है, उन्हीं के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उन्हीं के माध्यम से पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। तो जैसे ही जब ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी तो संस्कृत शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी, जब बौद्ध कालीन शिक्षा थी तो पाली भाषा शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार से जब ब्रिटिश कालीन शिक्षा आई तो मतलब तो उस समय शिक्षा का माध्यम क्या बनाया गया? अंग्रेजी को बनाया गया। लेकिन फिर भी इस घोषणा पत्र ने भारतीयों पर दया करते हुए, भारतीय भाषाओं पर दया करते हुए इसने कहा कि छोटी कक्षाओं में अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में क्या किया जाए? शिक्षा का माध्यम देसी भाषा एवं अंग्रेजी होना चाहिए। अर्थात शिक्षा का माध्यम संस्कृत भी रहे और अंग्रेजी भी रहे। कहां? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, लेकिन उच्च स्तर पर भाई शिक्षा का माध्यम क्या रहे? अंग्रेजी ही होना चाहिए। अर्थात वहां संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षा न दी जाए, बल्कि अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भाई परीक्षा में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो आपका उत्तर निश्चित रूप से देसी और अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। और अगर उच्च स्तर पर पूछा जाए कि भाषा मतलब शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो वो क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी। उसके बाद फिर आपका आता है स्त्री शिक्षा। वुड घोषणा पत्र ने यह कहा, भारतीय स्त्रियों की दशा देखते हुए, भारतीय शिक्षा की दशा देखते हुए, स्त्रियों के प्रति भारतीय सोच को देखते हुए उसने स्त्री शिक्षा पर काफी महत्व दिया। और उसने कहा कि जो लोग स्त्री शिक्षा को महत्व देंगे या स्त्री बालिका विद्यालयों की स्थापना करेंगे, उन्हें खोलेंगे, उन्हें चलाएंगे, उन्हें सरकार अतिरिक्त अनुदान प्रदान करेगी। तो कहा जा सकता है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो मतलब ये वुड घोषणा पत्र का जो ये सुझाव रहा, ये अत्यंत सराहनीय और महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए। इसी वजह से इस घोषणा पत्र को शिक्षा का महाधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। और जो आज भी विद्यमान है, जैसे कि हमने कहा सहायता अनुदान प्रणाली अर्थात छात्रवृत्ति आज भी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना भी भारत द्वारा बराबर की जा रही है, हर देशों द्वारा की जा रही है। शिक्षक शिक्षार्थी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनकी सुविधाओं पर। फिर पाठ्यक्रम भी देश काल परिस्थितियों के अनुसार तब भी निर्माण किया जाता था, आज भी निर्माण किया जाता था। और शिक्षा का माध्यम देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलता रहा और उस समय भी बदला। और स्त्री शिक्षा पर भी जहां वैदिक कालीन शिक्षा में थोड़ा कम ध्यान दिया गया, वहीं ब्रिटिश कालीन शिक्षा में, बौद्ध कालीन शिक्षा में, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा में कम ध्यान दिया गया, लेकिन ब्रिटिश कालीन शिक्षा में पुनः स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। तो आज इतना ही, धन्यवाद।